नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में आपके साथ जसवीर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़े खबर के साथ। बड़े खबर देहरादून से, जहां आज होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक होगी। बतौर अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कोर ग्रुप की बैठक में सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में सभी अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल हो सकते हैं, ये भी अपडेट है। सल्ट उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार को लेकर मंथन करेगी। बीजेपी से सल्ट उपचुनाव उम्मीदवार के नाम का ऐलान इस बैठक के बाद हो सकता है। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर सल्ट में जो विधानसभा उपचुनाव होना है उसे लेकर कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम सांसद बीजेपी के जो हैं वो शामिल होने वाले, उत्तराखंड सांसद, और उसी के साथ साथ सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम भी शामिल हो सकते हैं। तमाम बीजेपी के जो सांसद हैं उत्तराखंड से, वो इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक होनी है और तमाम सांसद बैठक में शामिल होने हैं। और सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, जिन उम्मीदवारों का ऐलान होगा, उसे लेकर भी बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अंकित काला सीधे लाइव जुड़ गए। अंकित, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस वक्त बैठक से जुड़ी? देखिए जसवीर, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। मुख्य रूप से इसमें सल्ट विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसकी रणनीति पर इस पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा कौन इसमें उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर भी इसमें इसके कहीं ना कहीं उसके नाम का खुलासा हो सकता है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवार के नाम को फाइनल कर देगी और उसके नाम का ऐलान कर देगी। तो संभवतः इस बैठक में ये माना जा रहा है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज हो सकता है। इसके साथ ही जसवीर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनके लिए भी एक ये जो उपचुनाव है ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से बीजेपी इसमें इस चुनाव को लड़ेगी, क्या क्या मुद्दे होंगे, और इसके अलावा चूंकि 23 तारीख को जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है जसवीर, तो संभवतः पार्टी जल्द से जल्द इस मामले को लेकर के जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर सकती है। तो अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और इसके अलावा पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में शिरकत करेंगे और इसमें संभवतः आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी की ओर से किया जा सकता है। अंकित, जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर कितनी सही है आप बताइएगा? सीएम तीरथ सिंह रावत का भी चेहरा यहां से आ सकता है, यानी उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का भी ऐलान हो सकता है बैठक के बाद। क्या ये बात सही है? ऐसी खबरें भी हैं? देखिए जसवीर, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक दिवंगत जो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जीना, उनके भाई को इसमें टिकट दिया जा सकता है क्योंकि एक सिंपैथी वोट होगा और ऐसे में बीजेपी इस समय किसी भी तरीके से इस उपचुनाव में कोई अपनी ओर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सिंपैथी वोट पाने के लिए कहीं ना कहीं उनके जो भाई हैं उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बाकी पार्टी की ओर से क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। इसमें देखना होगा कि बैठक समापन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पत्रकारों से बातचीत करेंगे और संभवतः आज पार्टी देर शाम तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। तो इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना होगा कि इसमें जो दिवंगत विधायक है सुरेंद्र सिंह जीना, उनके भाई को, जो बड़े भाई हैं उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े, शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार भ्रमण के दौरान साधु संतों से भी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। कुंभ आयोजन पर साधु संतों से उन्होंने विस्तार से चर्चा की और उनके सुझाव भी लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र से जारी कोरोना गाइडलाइन के अलावा कोई भी पाबंदी
कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होगी। देश और दुनिया के श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में बगैर किसी अनावश्यक रोक टोक के आ जा सकते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार कुंभ को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने हरिद्वार महाकुंभ मेले को पूर्ण स्वरूप और दिव्य भव्य कुंभ आयोजित कराने की बात भी कही। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान बैरागी कैंप में बैरागी अखाड़े के साधु संतों से मुलाकात भी की है। तो लगातार हरिद्वार कुंभ को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत एकदम सजग हैं, सरल हैं और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और एहतियात बरतें। शोभित वर्मा हरिद्वार से सीधे लाइव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। शोभित, इस वक्त हरिद्वार में क्या कुछ तस्वीरें हैं, कुंभ को लेकर क्या तैयारियां हैं? सीएम लगातार हरिद्वार दौरे पर रहते हैं, कई बार जा चुके हैं। आज भी उन्होंने साधु संतों के बीच पहुंचकर बैरागी जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल जसवीर, आपने ठीक कहा है, क्योंकि कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा हरिद्वार में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है वो कुंभ को लेकर कितना चिंताजनक है। आपको बता दूं, आज भी 12,023 लाख रुपए का जो है आज लोकार्पण किया है। मीडिया सेंटर में उन्होंने लोकार्पण किया है। उससे पहले मां गंगा की उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, जो कि हरिद्वार गंगा सभा जो है उनके द्वारा की गई थी। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बात सामने आ रही, मुख्यमंत्री खुद ये चाहते हैं कि हरिद्वार का जो कुंभ है वो सकुशल संपन्न हो। इसीलिए एक विशेष प्रकार की आज मां गंगा की पूजा अर्चना की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि अतिथि देवो भव हमारे देश का जो नारा है, हमारे देश की जो सभ्यता है, उसी सभ्यता के अनुरूप जो है हरिद्वार का जो कुंभ होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि अतिथि देवो भव। हरिद्वार में कोरोना की गाइडलाइन जिस तरह से जारी की गई थी पिछली त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अब वो उन्होंने कह दिया है कि वो उस पर लागू नहीं होगी। कोई भी श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार आ सकता है। फिलहाल जिस तरह की बात सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं वो अब देखने वाली बात है कि क्योंकि लगातार जिस तरह से श्रद्धालुओं का आना हरिद्वार में लगातार हो रहा है, तो इसी को देखते हुए उनका यही कहना है कि जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार आ सकते हैं। और आज तो आपको बता दूं जसवीर, क्योंकि जिस तरह से आज अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री ने एक बैठक की, बैठक में यही कहा है कि जितने भी निर्माण कार्य हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देने की बात कही है और निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। शोभित, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तो उन्होंने कहा है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं उनके अलावा किसी भी और तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी आने और जाने वालों के लिए। बहरहाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो तैयारियों का जिक्र आपने किया कि जो निर्माण कार्य हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं, इसके बारे में उन्होंने कहा है निर्माण कार्य अगर आंखों से देखा जाए तो कहां तक पूरे हुए हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, देखने पर कैसा लगता है कि इंतजामात पूरे हैं या नहीं? बिल्कुल आपने ठीक कहा जसवीर, क्योंकि जिस तरह के कुछ निर्माण कार्य जो रह गए थे वो कम से कम जो बताया जा रहा है कि 1 तारीख से जो कुंभ की शुरुआत हो रही है उससे पहले ही वो कार्य पूरे करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। अगर बात की जाए कि कितना कार्य पूरा हुआ है, तो ये मान के चले कि 95% कार्य जो है कुंभ के वो लगभग पूरे हो चुके हैं। 5% काम जो है वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हरिद्वार में साफ सफाई की व्यवस्था भी को भी देखने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हरिद्वार में जो भी मेहमान आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनको हरिद्वार एक साफ सुथरा शहर दिखना चाहिए, ना कि गंदगी का अंबार। क्योंकि जिस तरह से लगातार श्रद्धालुओं का हरिद्वार आगमन हो रहा है, तो ऐसे में गंदगी और का भी अंबार लग सकता है। और साथ में कोरोना महामारी जो जिस तरह से चल रही है, उसको भी बचाव का ये कहा गया है कि सफाई व्यवस्था रहेगी तो उससे भी बचा जा सकता है। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। शोभित, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे।
वहीं हरिद्वार महाकुंभ 2021 के तहत मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की, जहां सीएम ने करीब 120 करोड़ की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ पूरे विश्व की धरोहर है और ये 12 साल में एक बार आता है। ऐसे में कुंभ को लेकर लोगों में उत्साह तो जरूर था, लेकिन कोविड-19 को लेकर असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी। इससे यहां का व्यापारी वर्ग से लेकर आम जन में जो चिंताएं थी वो अब कम हुई हैं। इसी चिंता को देखते हुए हमारी सरकार ने कुंभ में आने जाने की अनावश्यक रोक टोक को खत्म किया है, लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन को हर हाल में पूरा करना होगा। बता दें, इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक आदेश चौहान, सुरेश राठौर और आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन समेत कई जनप्रतिनिधि और आलाधिकारी मौजूद रहे। शोभित हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। शोभित, जिस तरीके से बार बार जोर देकर यही कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर गाइडलाइंस हैं, उनका तो हर सूरत में हर हाल में पालन करना ही होगा, उसके अलावा किसी और तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जसवीर, क्योंकि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उनको तो पालन करना ही होगा, मगर राज्य सरकार ने जिस तरह से पिछली राज्य सरकार ने जिस तरह से पाबंदियां लगाई थी कि हरिद्वार जो भी श्रद्धालु आएगा उसको कोरोना का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ऐसी जो रोक टोक है वो हटा दी गई है। फिलहाल की स्थिति यही है कि श्रद्धालुओं को हरिद्वार में आने का निमंत्रण खुद मुख्यमंत्री बार बार हरिद्वार आकर दे रहे हैं कि श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा आए और इस कुंभ को सफल बनाए। क्योंकि सफाई व्यवस्था की भी बात सामने आ रही है, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर सफाई व्यवस्था रहेगी तो जिस तरह से कोरोना वायरस एकदम हावी हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा लगाम इससे पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार बार बार आकर श्रद्धालुओं को देश विदेश के जितने भी श्रद्धालु हैं सबको निमंत्रण दे रहे हैं। जसवीर, शोभित, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि जब जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भीड़ है वो बहुत देखी जा रही है, और ऐसी स्थिति में जब मंत्री संतरी विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, सीएम खुद मौजूद होते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आता, तो फिर आम जन जब यहां पर पहुंचेगा तो कैसे उम्मीद की जाए कि कोविड गाइडलाइंस का पालन निश्चित है होना? देखिए, ये तो एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री आए या कोई भी ऐसी आप कहें कि अगर अखाड़ों का अगर जुलूस निकल रहा हो या रेलें निकलती हो, वहां पर भी कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो ऐसे में ये कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा कि जितनी जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाएगा। फिलहाल फिर भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हरिद्वार में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कोरोना पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जसवीर, चलिए शोभित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, आप हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े, शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर विकास नगर से है, जहां देवभूमि कबड्डी अकादमी द्वारा स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान की याद में 2 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में निर्मला चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया है, जिसके बाद कार्यक्रम में पुरोला विधायक राजकुमार और ओएनजीसी के निदेशक मनोज बर्थवाल द्वारा लोगों को संबोधित किया गया। कबड्डी टूर्नामेंट के लिए यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से आई राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी टीम द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। 21 मार्च यानी कि कल इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे प्रतियोगिता स्थल बुलाकीवाला तप्पड़ में पहुंचने के साथ साथ सीएम तीरथ के पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो है, जहां मुख्यमंत्री द्वारा फर्स्ट आने वाली टीम को 1,11,000, सेकेंड स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को 71,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 51,000 रुपए सहित ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। तुम्हारे नेता नहीं आए ना कि हमेशा जब भी आपका ये कार्यक्रम होगा, जो खेल की इस समय हम खड़े हैं विकासनगर तहसील के बादामा वाला तप्पड़ में, जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर जो है
कल मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम भी यहाँ पर प्रस्तावित है। कल मुख्यमंत्री यहाँ पर इस कार्यक्रम के समापन पर यहाँ पर विकासनगर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि बाहर से आई हुई टीमें, अन्य राज्यों से भी यहाँ पर टीमें पहुंची हैं जो कि कबड्डी में यहाँ भाग ले रही हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कबड्डी का मैच देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। मैं परविंदर तुली, हिंदी खबर, बदामावाला तप्पड़। बोली भाषा एक है, हमारा खान पान एक है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी परविंदर तुली ज्यादा अपडेट के साथ सीधे लाइव जुड़ गए। परविंदर, जो 2 दिवसीय टूर्नामेंट होने जा रहा है उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, क्या कुछ अपडेट है और कौन कौन आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिवसीय यहाँ पर कबड्डी यहाँ पर प्रतियोगिता कराई जा रही है, जो बदामावाला तप्पड़ में आयोजित हो रही है, और जो आप अभी देख रहे थे कि काफी मात्रा में वहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठी है, काफी संख्या में वहाँ पर लोग कबड्डी देखने के लिए आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल और इसके अलावा अन्य राज्यों की टीमें भी यहाँ पर कबड्डी में भाग लेने के लिए पहुंची हुई हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता का यहाँ पहली बार आयोजन हो रहा है। तो यहाँ के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है नए तीरथ सिंह रावत जी, वो कल पहली बार यहाँ आएंगे। अभी तक तीरथ सिंह रावत जी केवल देहरादून, दिल्ली या फिर हरिद्वार में ही देखे गए थे। इसके अलावा वो अभी उत्तराखंड में पहला है उनका दौरा होगा, जो कि विकासनगर का कल यहाँ पर होगा, जिसमें कि वो कबड्डी जो 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है उसके समापन कार्यक्रम में यहाँ विकासनगर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो प्राइज देने की प्रक्रिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने की, उसके पीछे की क्या चीजें रखी गई हैं, कितना प्राइज रखा गया है? ये आपको बता दें, जो इसमें प्रथम जो नंबर तक जो टीम यहाँ पर आएगी उसको 1,11,000 रुपये नगद और ट्रॉफी दी जाएगी, और जो द्वितीय स्थान यहाँ पर टीम प्राप्त करेगी उसको यहाँ पर जो है 71,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी जाएगी, और जो तृतीय स्थान यहाँ पर प्राप्त करेगा उसको 51,000 रुपये का इनाम यहाँ पर देने की घोषणा की गई है, जो कि जो आयोजक है उनकी तरफ से की गई है। और इस कबड्डी जो टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है इसको लेकर के यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर आसपास के इलाके में कई कबड्डी की टीमें यहाँ पर एक से बढ़कर एक कबड्डी की टीमें यहाँ पर है, और लगभग सभी टीमें जो है यहाँ पर फाइनल में जो है यहाँ पर जो लोकल स्तर पे जो फाइनल हुआ था उसमें पास करने के बाद जो है इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुई है। चलिए परविंदर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर देहरादून से, जहां आज दिल्ली से लौटते ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने जौलीग्रांट के स्वामी राम हिमालयन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहनलाल बौंठियाल से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बौंठियाल का हालचाल जाना और उनके जल्द अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। बौंठियाल की काफी समय से तबीयत खराब है और उनका इलाज जौलीग्रांट में चल रहा है। बौंठियाल ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी की बधाई दी है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद विधानसभा भवन देहरादून स्थित अपने शासकीय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में बंशीधर भगत ने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उस पर खरा उतरना यही उनकी कोशिश रहेगी। आपको बता दें कि तीरथ मंत्रिमंडल में बंशीधर भगत को कई विभाग दिए गए हैं, जिसमें विधायी एवं संसदीय कार्य, शहरी विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी दिया गया है। वहीं विधानसभा देहरादून में उन्हें पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कार्यालय आवंटित किया गया है। आज अपने 40 वर्षीय राजनीतिक विधायी जीवन में 7वीं बार मैं मंत्रिमंडल के
शपथ ग्रहण के बाद कार्यालय आया हूं और इस कार्यालय में मेरे तमाम साथी सहयोगी सब लोग आए हैं मुझे बधाई देने। बहुत अच्छा महसूस हो रहा और अब इस जिम्मेदारी में हमने खरा उतरना है, ये मेरा संकल्प है। कैबिनेट मंत्री बनकर पहली बार जसपुर पहुंची पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल। इस दौरान कार्यकर्ताओं कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत करते हुए कार्यकर्ता नजर आए हैं। बिशन सिंह चुफाल ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 फतेह करने की तैयारी में लगने और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने पेयजल की समस्या को बताया है। उन्होंने बड़ी टंकी का निर्माण कराने, पाइपलाइन बिछाने की मांग पेयजल मंत्री से की है। इस पर पेयजल मंत्री चुफाल ने पानी की टंकी का निर्माण शुरू कराए जाने का आश्वासन दिया है। खबर पिथौरागढ़ से। तीरथ सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बिशन सिंह चुफाल पहली बार अपने गृह जनपद पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां नगर के प्रवेश द्वार पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस भी निकाला। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चुफाल ने कहा कि राज्य में लोगों की समस्याओं को हल करना और विकास कार्यों में तेजी लाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही चुफाल ने बीजेपी सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल को भी शानदार बताया। वहीं चुफाल ने कहा कि उनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ा, उससे साफ है कि बीजेपी 2022 के मिशन में अपना परचम लहराने जा रही है। में किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पेयजल विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस समय पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से बारिश नहीं हुई 3 महीने के अंतर्गत पानी के जो हमारे स्रोत हैं वो स्रोतों में पानी कम हो चुका है और पानी का जल स्तर भी नीचे हो चुका है, जिस कारण पूरे प्रदेश में 3 महीने के अंदर पेयजल का संकट आ सकता है। इसके लिए हमने बैठकर सरकार ने बिल्कुल जो जिस क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, जहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर हम टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराएंगे। जहाँ पर दूर दराज गाँव में है, जहाँ पर टैंकर से लोग पानी नहीं पी सकते हैं, 200 मीटर दूरी से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वहाँ तक हम खच्चरों से उन लोगों को पानी उपलब्ध कराएंगे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोरोना का टीका लगवाया है। उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय स्थित टीकाकरण केंद्र पर कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व में देश कोरोना महामारी के इस विश्वव्यापी संकट के समय एक उदाहरण के तौर पर उभरा है। देश में न सिर्फ स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित की गई, बल्कि भारत दुनिया के 71 देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। देश के 2.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने नागरिकों से बिना घबराए वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मैंने लोगों से अपील की है कि लोगों के मन में एक भय है कि साहब उसको लगाने से क्या होता है। मैं तो लगाने के बाद लोग आराम करते, मैंने तो आराम भी नहीं किया। मैं लगातार सिर्फ आधा घंटा वहाँ पर बैठा, लगातार घूम रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो लोग सब बिल्कुल सुरक्षित है लोग, क्योंकि कोरोना एक बार फिर फैल रहा है, इसलिए कोरोना का टीका सब लोग अवश्य लगाएं। खबर लक्सर से, जहां एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार देहात में भी कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लक्सर में पुलिस ने हाल ही में जाली नोट बनाने के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिन दोनों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि दोनों अपराधियों को सीएससी पर एंटीजन टेस्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है और इसके बाद इन्हें हरिद्वार में आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही लक्सर कोतवाली के एक दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में भी कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब लक्सर कोतवाली पुलिस के पुलिसकर्मी 2 अपराधियों को उनकी जांच कराने के लिए लक्सर के स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए थे, जहां उनकी हालत देख करके डॉक्टरों ने जांच की तो उनके एंटीजन टेस्ट में साफ तौर पर कोरोना की पुष्टि हुई है। ये दोनों वही अपराधी हैं जो जाली नोट बनाने के मामले में पकड़े गए थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने इन दोनों को जेल भिजवाने के बजाय हरिद्वार में आइसोलेट कर दिया है। इसके अलावा 1 दरोगा और 4 पुलिसकर्मी भी जो
इस पूरी टीम में शामिल रहे थे उनको क्वारंटीन किया गया है और साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को भी अब अपने कोरोना के टेस्ट कराने होंगे। वजह यह है कि जो लोग इस पूरी टीम के साथ में यानी कि जिन्होंने इंट्रोगेट किया था वो सब के सब कहीं ना कहीं कोरोना खतरे में, कोरोना की जद में आ चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जांच भी जरूरी है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने एक खतरा और जताया है कि जिस तरह से लोग असावधानी बरत रहे हैं यानी कि लापरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो उसे देख करके लगता है कि कोरोना की लहर कहीं ना कहीं नुकसानदेह यानी कि बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मिलकर लोगों में जन जागरण अभियान चलाएगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। उत्तराखंड में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। लोगों को मीलों पैदल चलकर गांव तक या फिर दूसरी जगहों पर पहुंचना पड़ता है। ऐसे ही चमोली का डिम्मर सिमली मोटर मार्ग आज जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसे लेकर यूकेडी ने सड़क में डामरीकरण और सुधारीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नाराज लोगों का यह कहना है कि ग्रामीण सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति खस्ता हाल बनी हुई है, लेकिन सरकार लोगों की सुध नहीं ले रही। डिम्मर सिमली मोटर मार्ग के खस्ता हाल के चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। बावजूद इसके सरकार और जनप्रतिनिधि जनता की सुध नहीं ले रहे। हेलो 1 2 3 हल्ला करो। जल्दी करो। बढ़ती महंगाई और मुख्यमंत्री के महिलाओं के कपड़ों पर दिए गए बयान के विरोध में महिला कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य और उत्तराखंड प्रभारी परमिंदर कौर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही सरकारें जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से महिलाओं के पहनावे पर दिए गए बयान की भी जमकर आलोचना की है। देखिए, हमने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के उत्तराखंड के जो नए अभी बने हैं, उन्होंने हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी महिलाओं के जो जीन्स के ऊपर तंज कसा, उसके ऊपर भी आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे लोगों ने, जनता ने इनको वोट दिया कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की रक्षा होगी। लेकिन यहाँ पर सब झूठा साबित हो रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं को चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। आज सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए, गांव में तो 1000 का पड़ रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून में लड़कियों के पहनावे पर सीएम तीरथ सिंह रावत की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने सचिवालय कूच की है और हालांकि सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। वही मामला बढ़ने के बाद पुलिस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लेकर आ गई है। खबर काशीपुर से, जहां एक बार फिर अवैध खनन का काला कारोबार चरम पर है, जिसकी मुख्य वजह अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद नए अधिकारियों का क्षेत्र में चार्ज संभालना है। खुलेआम रात दिन खनन माफिया अपने काले कारोबार को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार विभाग अधिकारियों के गठजोड़ से अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। खनन मामले में सुर्खियों में रहने वाले उधम सिंह नगर के प्रशासन का यह कहना है कि अवैध खनन को लेकर सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, चाहे राजस्व विभाग हो या फिर पुलिस विभाग, फॉरेस्ट विभाग हो या फिर खनन विभाग हो, सभी की मीटिंग बुलाई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ अजहर सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। अजहर, पूरी अपडेट क्या है, किस तरीके से धड़ल्ले से
उत्खनन का काम चल रहा है, किसी की भी नजर क्या अभी तक इन पर नहीं पड़ी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, काशीपुर में अजीतपुर क्षेत्र में लगातार अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अगर पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस ने कुछ सड़क पर चलते वाहनों को, अवैध खनन की गाड़ियों को पर कार्रवाई तो की है, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर नकेल नहीं कस पाए। तो वहीं अगर बात करी जाए राजस्व विभाग, वन विभाग की टीमों को, खनन विभाग की जिनकी अहम जिम्मेदारी होती है, वो प्रशासन कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जो कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति ही करता हुआ दिखाई देता है, जिसको लेकर जब उधम सिंह नगर डीएम से इस मामले में बात की गई तो उनका सीधा सा स्पष्ट कहना है कि खनन के मामले में अगर कोई भी अधिकारी संलिप्तता पाई जाती है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और समय समय पर हम पुलिस विभाग और राजस्व विभाग हो, खनन विभागों की बैठक करते रहते हैं, पूर्ण रूप से रोकने की पूरे प्रयास जारी हैं। जी अजहर, बैठक की बात करते हैं, प्रयास की बात करते हैं, लेकिन उत्खनन फिर भी हो रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। मसूरी की कैंपटी क्षेत्र में 16 मार्च को संदिग्ध हालत में 26 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक की पत्नी, उसका भाई और एक युवक ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। कैंपटी पुलिस इंचार्ज नवीन जुरान और अन्य पुलिसकर्मियों की तरफ से बताया गया है कि तीनों आरोपियों को टिहरी एसएसपी ऑफिस ले जाया जा रहा है, जहां पर पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी। एक तो महिला गिरफ्तार कर, उसकी वाइफ, 2 पुरुष। सुनील सोनकर हमारी सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है, क्या सभी को गिरफ्तार भी किया है? कि देखिए, इसमें सारे अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मामला 16 तारीख का है, जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में उसी के किचन में उसकी डेड बॉडी मिलती है और जब पोस्टमार्टम होता है तो ये पता लगता है कि उस युवक की किसी धारदार हथियार से उसके सर पे वार किया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। और जब पुलिस ने पूरा खुलासा किया तो ये पता लगा कि उसकी पत्नी, उसका भाई और उसका एक साथी इसी पूरे मर्डर में शामिल थे और बड़े षड्यंत्र के तहत इस युवक की हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा कल देर शाम को इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और इसको लेकर एसएसपी टिहरी तृप्ति भट्ट द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि पुलिस की बड़ी कामयाबी है और जिस प्लान के तहत यहाँ पर इस युवक का मर्डर किया गया था उसमें उसकी पत्नी, उसका भाई और एक युवक शामिल थे। और जब पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो मृतक युवक की पत्नी थी, उसके भाई ने बताया कि ये युवक द्वारा उसकी बहन को बार बार तंग करा जाता था, शराब पी के बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, जिस वजह से वो काफी परेशान थे और इसी के कारणवश उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड सरकार को हर साल चीड़ के पेड़ों से निकलने वाले लीसा से करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रशिक्षित न होने के कारण वन विभाग के कर्मचारियों और गांव के ग्रामीणों के जरिए लीसा निकालने के तहत चीड़ के पेड़ों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा था। चीड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए नरेंद्रनगर वन प्रभागीय अधिकारी धर्म सिंह मीणा ने वन विभाग के कर्मचारियों को और ग्रामीणों को बोर होल पद्धति से चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने का प्रशिक्षण दिया। इस पद्धति से एक तरफ तो भारी मात्रा में लीसा की प्राप्ति होती है, वहीं चीड़ के पेड़ों को काफी कम मात्रा में नुकसान पहुंचता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ और ज्यादा खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट कीजिए।